अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। ईद का ये दूसरा दिन, खुशियों भरा ये दिन, ईद के रंग, ईद के संग, हमारे संग, अपनों के संग आप सब बहुत ही खुश होंगे। ईद की खुशियाँ अपनों के संग मना रहे होंगे और हम भी ईद के रंग लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कल का जो रोज़ है वो आपने खूबसूरत तरीके से, अच्छे अंदाज से, SOPs के साथ घर में गुजारा होगा। हम यहाँ पर मौजूद है ना आपको घर में रखने के लिए, तो आपको हम यहाँ पर म्यूजिक का तड़का भी दिखाएंगे, खूबसूरत लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं। उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो बड़ी सख्तियां करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। बाहर जो है वो आप लोगों को SOPs फॉलो करवाते हुए नजर आते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। फिर क्या करें? फिर हम ऐसा करते हैं कि अपने मेहमानों का जो है ना तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले अपने पहली मेहमान का तारुफ करवाएंगे। सादिया सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मैडम। वालेकुम सलाम, आप सबको भी ईद मुबारक। जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो देख रहे हैं तमाम मुस्लिम उम्मा को ईद का दूसरा दिन मुबारक। और आप दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू माशाल्लाह। साथ ही हमारे दूसरे गेस्ट हैं सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको जो स्टूडियो में हैं और सारे पाकिस्तानियों को भी। बिल्कुल जी, अब सख्ती की है बहुत ज़्यादा। पहला दिन कैसा गुजरा है ख़ासतौर पे लाहौरियों का, ये भी हमने जानना है। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान। कमिश्नर साहब ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। तो पहला दिन कमिश्नर साहब से शुरू करेंगे ना कि पहला दिन कैसा गुजरा आपका और लाहौरियों का कैसा गुजरा, कितना मुश्किल था SOPs पर अमल करवाना? मैं थोड़ा ईद से पहले से शुरू करूंगा क्योंकि आपके इल्म में है कि इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिंसिपली ये फैसला किया कि ईद की छुट्टियाँ लंबी करनी है। और ईद की छुट्टियाँ लंबी करने की जो वजह थी कि वो ये थी कि चूँकि ईद में हमने 3-4 दिन की छुट्टी तो वैसे करनी होती है, तो एक नेचुरल मौका आ रहा था, कुदरती तौर पर हमें ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी कि लोगों को घरों पे महदूद रख के आप इस वायरस की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये वायरस इस तरह से फैलता है कि जितना ज़्यादा एक शख्स किसी दूसरे शख्स से मिलता है वो इसकी इन्फेक्टिविटी उस स्पीड से ज़्यादा बढ़ती है। तो जब आप किसी को किसी ऐसे माहौल में डाल देते हैं कि उसकी मेल मुलाकात कम हो जाए तो फिर इस वायरस की ट्रांसमिशन ने ऑटोमेटिकली कम होना है। इसलिए ये छुट्टियां लंबी की गई। बुनियादी मकसद ये था कि लोग घरों पर रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये जो ईद है, इस ईद पे खुशियाँ आपने घर में ही मनानी है, बाहर नहीं निकलना। तफरीही मकामात बंद हैं। ईद से पहले की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मार्केटें बहुत दिन पहले बंद कर दी गई। मकसद सिर्फ ये था कि लोग घरों में रहें। और ईद के दिनों में भी तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। तो ये ईद तो घरों में मनानी है, अपनों में बैठ के मनानी है और इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला मना रहे हैं और इसी तरह इंशाअल्लाह। आजम नज़ीर तारड़ साहब, आप बताइए, आपकी ये सैनिटर बनने के बाद फर्स्ट ईद है, कैसा फील कर रहे हैं? और दूसरा हमें बताइएगा कि इस ईद पे भी आपको कोई ईदी शीदी मिली है या फिर ईदी देने का रिवाज हो गया? नहीं, ईदी मिलने का रिवाज तो मेरे ख्याल में जब वो काला कोट पहन के कोई थोड़ी बहुत लोगों से फ़ी लेनी शुरू की तो जवाब हो गया था। और फिर वालिदैन के जाने के बाद तो बिल्कुल ही वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। हाँ, ईद ये है कि कैप्टन साहब की मेहरबानी से ईदी देना कम पड़ी है। अच्छा। मूवमेंट कम थी। और आपने कहा कि सैनिटरशिप के बाद देखे ईद तो इंसानी रवैयों से होती है, ईद उदों से नहीं होती। ईद आपके दोस्तों की, ईद आपके बच्चों की, दोस्तों के बच्चों की, मिलने वालों की। तो बस इनसे डरते डराते जो थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं कि मिक्स एंड मैच, कभी 6-8 से मिल लिया, कभी छुप के बैठ गए। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। मेरे ख्याल में हमें अब ये सीखना चाहिए। ये पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम उस दिन इस बीमारी पे, इस वबा पे काबू पाएंगे जिस दिन इसके जो SOPs है वो इन्फोर्स करने की ज़रूरत ना रही। जिस दिन हमने दिल से ये फ़ैसला कर लिया कि हमने इस वबा से लड़ना है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम पे बड़ा ख़ास करम रहा है। हमारे बुज़ुर्गों की, हमारी बहनों माओं की दुआएँ हैं। आप इस खित्ते में देख लें, अभी तक कंपैरेटिवली वी आर डूइंग बेटर। और ये इसमें कोई हमारा, मेरे ख्याल में अवाम का इतना ज़्यादा एफर्ट शामिल नहीं है। इसमें कुछ की ज़ात का भी करम है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिस हद तक हो सकती है करती है, लेकिन क्रेडिट दे दें। नहीं, बिल्कुल है जी। इसलिए मैं कहूँगा जो भी हो, इस तरह के वबाई मामलात में मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपोजिशन एक पेज पे होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो ठीक है जी, सादिया साहिबा, आप हमें बताएं, आप वैसे बहुत हंसमुख हैं, आपका पहला दिन कैसा गुजरा
ईदी देनी नहीं पड़ी लोगों को? ईदी कुछ मिली आपको? कुछ खाना वगैरह भी पकाया पहले दिन? एक तो ये कि एक पहले दिन सब मेरे घर आते हैं। अच्छा। और सारा खाना मैं बनाती हूँ। क्या बात आप लोगों को शायद लगता होगा, लेकिन मैं देख भी पका लेती हूँ। सारे खाने अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो कश्मीरन होने का थोड़ा सा वो भी होता है कि हम लोग खुश खुराक भी होते हैं और खिला के भी खुश होते हैं। और उसके बाद एक इसमें इस ईद का एक डिफरेंस ये है कि आई लॉस्ट माई फादर, जो मेरी पूरी कायनात थे, मेरी पूरी दुनिया थे। आज उनके बगैर ईद मुझे बहुत ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट था टाइम। लेकिन ज़ाहिर बात है सब बहन भाई मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब अपने आखिरी वक्त में भी कह गए कि मेरे बाद अब्बू ये है तुम्हारा सबका। हालांकि मुझसे बड़ी बहन मौजूद है ना, और अम्मी भी। अब मरकज आप है फैमिली का। मरकज हमेशा से मैंने अब्बू की ज़िंदगी में ही वो मरकज मेरा घर बन चुका हुआ था। तो वो इस बार है कि इकट्ठे बैठना। अब वैसे भी इस कोविड के बाद दुनिया बदल गई है। वो जो हम गले मिलने का रवाज था, अब देखिए ना वो दूरियां, बुजुर्गों से दूर रहें, उनकी जिंदगी और सेहत के खातिर नजर आई है। ये बात आपको पता है, आपा ने तो आपा ने 3-4 दिन पहले कहा भी है, ये जफ्फियां अच्छा, ये बात वैसे उन्होंने अज़राए तफन्नुन की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमने कोविड के ऊपर तो बात की है, कमिश्नर साहब से अब हम कोविड पे कोई बात नहीं करने लगे। कमिश्नर साहब जो है ना, इनके बारे में हमने सुन रखा है कि ये माशाल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, घर में टकाटक बहुत अच्छा बनाते हैं। सर ये बात दुरुस्त? पर्टिकुलरली टकाटक तो नहीं, लेकिन मेरा एक शौक है कि मैं जब टाइम मिले तो घर पे मैंने एक तवा बना के रखा हुआ है। अच्छा। तो उसको शौक के तौर पर। चलें सर, कोई बात नहीं, हम आके देखेंगे, खा के देखेंगे कैसी बनती है। ये तो आजकल आपको पता है कि इस तरह की गैदरिंग्स पे पाबंदी है। मैं देखें कमिश्नर साहब बात घुमा के वहीं हम 6 फीट के फासले से बैठेंगे। हम 6 फुट के फासले पे बैठ के खा लेंगे। वो जो इंतजाम करता है इस तरह का, उसके ऊपर FIR हो जाती है। इसलिए शायद इन दिनों में हम नहीं कर सकेंगे। चले ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ताहिर साहब, आप ये बताइएगा, बच्चे हैं अब आगे, क्योंकि ज़िंदगी डिफरेंट तर्ज पर चल पड़ी है। बेगम की अब आपके ऊपर कितनी हुक्मरानी चलती है? क्योंकि एक वक्त होता है जहाँ पे आके हुक्मरानी जो बेगमात की हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है सारी। मेरे ख्याल में मैंने तो अभी तक कोई ऐसा हाउस होल्ड नहीं देखा जिसमें वो मुतलकल इनान खातून मौजूद ना हो। अगर आपको किसी का पता है हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं वैसे सारे अफेक्टी मर्दी देख रही हूँ अभी तक, सारे यही कुदरत का कानून है, ये लॉ ऑफ नेचर है। क्योंकि देखिए उसने घर संभालना होता है, घर की चाबी उसके पास होती है। बाहर आप जो मर्जी करे, आप कमिश्नर साहब भी आई एम श्योर जब घर पहुंचते हैं तो ये उस अतात में आ जाते हैं। यही किस्सा हर घर का है, बस कई ज़रा थोड़ा सा खुल के बयान कर देते हैं, कई जो हैं वो लफ्ज़ों से खेल खाल के निकल जाते हैं। भी हमने तो सरेंडर किया हुआ है। कभी वो नाराज हो जाए तो क्या वकालत करके दलाइल दे के मनाते हैं? किस तरह से मनाते हैं? उधर वकालत नहीं, दलाइल फंस जाता है बंदा। उसका एक ही हल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मर्सी पिटीशन है, आम माफ़ी। अच्छा, ये सबसे अच्छा हल है। अच्छा तार साहब, हमें ये बताएं, CSP से भरी हुई फैमिली, माशाल्लाह से CSP बनने का रिवाज था, बन रहे थे, ट्रेंड सेटर थे, आप नहीं बने, वकालत में आ गए, ये फैसला कैसे किया? मेरे ख्याल में वो रिएक्शन ही हुआ है। उस्मान ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना किसी एक जगह पे। टाइम था लेट 70s अर्ली 80s से ऑनवर्ड, जब मैं स्कूल में था, तो ये फर्स्ट प्रोफेशन के तौर पे और शुरू से रहा है, इस खित्ते में ख़ास तौर पे रहा है, सब कॉन्टिनेंट में, और अभी भी है। मैं असल में आई वॉज इन डिबेट्स। ओके। और मैं को क्लास 4-5 से ही था। अच्छा। और तो ट्राइलिंगुअल स्पीकर थे हमने? जी, मैं तीनों ज़ुबानों में तब आजमाई कर लेता था। और हुआ ये कि कुछ छोटी एज में मैं आई वॉज इन क्लास 8, तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता था उस ज़माने में, सारे वो इंटर बोर्ड जिसे हम कहते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, आई स्टूड फर्स्ट, और एक बहुत बड़ी ट्रॉफी थी, उसके साथ कैश प्राइज़ भी मिला। तो कहते हैं ना, आवाज़ लग गई ऐसे ही जिस तरह कोई किसी छिक्का लग जाता है किसी प्लेयर का। तो उसमें आके मुझे सारों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो फैमिली में वकील नहीं है, ये वकील ही बनेगा जिस तरह ये बोलता है। मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बचपन से ही शौक था, क्योंकि बचपन में आपके 20-25 इरादे होते हैं, आप रोज़ एक नया इरादा करते हैं और रोज़ प्रोफेशन चेंज करते हैं। शाम को जब जहाज घर से गुजरता है तो पायलट होते हैं। जब आप डॉक्टर को वाइट ओवरऑल में देखते हैं और क्यू में बैठे होते हैं कि बारी कब आनी है मरीजों की, आप कहते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। आप घर बन रहे होते हैं, आर्किटेक्ट की शान शौकत देखते हैं कि बाहर बैठे हुए अगला क्लाइंट आएगा।
तो इस तरह से फिर मुझे इनकरेज, मुझे बल्कि मेरे फैमिली ने, मेरे फादर ने, मेरे भाई हैं वो भी सर्विस में, हाँ जी। इनके सीनियर थे इखलाक तारड़ साहब, मेरे से बड़े जो हैं वो डॉक्टर इज ए प्लास्टिक सर्जन। मेरी बहनों ने, उन सारों ने कहा कि नहीं इसको बिल्कुल आना चाहिए, इसमें ये कॉन्फिडेंस है कि ये, और मैं घर बैठे भी ना कोई ना कोई गुफ्तगू छेड़े रखता था, बहस चलती रहती थी, छोटी मोटी, कज वैसी नहीं लेकिन शरारत ज़रूर रहती थी। अच्छा। तो मुझे वकालत में भी, मैं समझता हूँ कि वकालत भी कज पैसी का नाम नहीं है। अच्छा। वकालत के लिए भी आपको विट दरकार है, बिल्कुल कि ठीक आप है। क्विक कितने हैं और आप में हिस्से मजाक कितनी अच्छी है, आप संजीदा बात को कई दफ़ा बहुत संजीदगी से करने की बजाय लाइटर टोन में कितना कर देते हैं। क्योंकि आप जब किसी के लिए कुछ लेने के लिए जाते हैं तो आपको चेहरे के ऊपर कोई क्रख्त किस्म के ये एक्सप्रेशन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान कुछ मिजाज होता है, वो भी हम आपसे पूछेंगे उसके हाँ, ऊपर पूछेंगे। बिल्कुल। कमिश्नर साहब, आप ये बताएं, बड़े ओहदों पर रहे, डीसीओ लाहौर रहे माशाल्लाह, डीजी फूड अथॉरिटी रहे, पंजाब फूड अथॉरिटी, सेक्रेटरी हेल्थ अभी आप थे, अब कमिश्नर बन गए, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, मुश्किल किस में आपको महसूस हुई? मैंने सोचा नहीं इस तरह से कभी कि मुझे मज़ा ज़्यादा कहाँ पर आया, लेकिन आपकी बात से अगर मैं सोचूंगा, वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मज़ा तो मैंने तकरीबन हर पोजीशन में लिया और कोशिश की है कि अपने काम को समझ के और मेहनत के साथ करूं, और उस टाइम पे मुझे मज़ा आ रहा होता है। अच्छा। डेफिनेटली। तो अगर आप ये कहेंगे कि पीछे किसी पोजीशन पे नहीं आया तो वो दुरुस्त बात नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक पोजीशन मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी या जहाँ मैं समझता हूँ कि मैंने लोगों में नाम ज़्यादा बनाया गेन होगा, ज़्यादा किया, तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी है। अच्छा। क्योंकि उसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगियों से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इतना ज़्यादा है। आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं कम से कम, तो अब जितनी दफ़ा खाना खा रहे हैं उतनी दफ़ा फूड अथॉरिटी की अहमियत जो है वो आपके सामने आ रही है, और रोज़ाना आपको एक फीलिंग मिलती है कि आप लोगों की लाइफ्स में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी के आने से पहले आम लोगों को, हमें और आपको भी अवेयरनेस नहीं थी कि ये खाना कैसे बनता है, कहाँ से आता है, जो किसी रेस्टोरेंट में गोश्त है वो कहाँ से आया है, मसाले किधर से आए हैं, और किस तरह की मेल प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में हो रही थी। फूड अथॉरिटी ने लोगों को अब उनका कम से कम ये बेसिक राइट बताया कि आपने कैसे किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तेल कैसे चेक करना है, तेल कैसे चेक करना है, या ट्रेसेबिलिटी मालूम करनी है। ट्रेसेबिलिटी क्या है, बेसिकली है क्या। किचन्स तक जा ही नहीं सकते थे रेस्टोरेंट के किचन में जाने की। अब आप देखें, कस्टमर जो है वो किसी भी रेस्टोरेंट में उसके किचन में चला जाता है। नहीं, हम कमिश्नर साहब क्या खा रहे होते हैं, जरा हमें ये बताएं। हम दोनों बाहर से खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, जरा ये लोगों को भी बताएं कि हम क्या खा रहे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। अब मैं वैसे अगर आप ये कहूँगा कि आप अच्छा नहीं खा रहे तो ये खैर मेरा ख्याल है कि फूड अथॉरिटी के खिलाफ जाएगी बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, हमारी सोसाइटी के अंदर चंद मिसालें मैं इसलिए देना चाहूँगा ताकि हम सोसाइटी की ओवरऑल इस्लाह भी कर सकें। ठीक है। मैं जब फूड अथॉरिटी में था तो मैं एक दफ़ा एक शहर गया, मैं शहर का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये देखें पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे। ये कैरेक्टर किसी शहर से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, ये कैरेक्टर हमारी सोसाइटी से एसोसिएटेड है। एक शहर में गया, वहाँ पर हम एक फैक्ट्री एरिया में गए जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, फूड फैक्ट्रीज थी। हम एक फैक्ट्री की छत पे गए तो वहाँ दाल में रंग मिलाया जा रहा था। अच्छा। और वो रंग मिलाने का तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन जब मैंने उनको टोका तो आपको जो अजीब बात थी वो ये थी कि जब मैं उनसे पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो जो पहला जवाब मुझे मिला वो ये था कि सब करते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का वतीरा ये बन गया है। आप ये देखिए कि हम गलत काम करते हैं, तो जब आप किसी गलत काम करने वाले को पकड़ते हैं तो सबसे पहले वो ये कहता है कि सब कर रहे हैं, फलां भी तो ये कर रहा है, फलां भी तो ये कर रहा है। ये इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम गलत काम को गलत के पेडिस्टल से निकाल के जस्टिफिकेशन के पेडिस्टल पे ले जाते हैं, और पहली जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जी सब कर रहे हैं। तो ये जो सब करने वाली बात है ना जी, ये हमें अपनी सोसाइटी में इसको कंडेम करना पड़ेगा। और क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये फिर दूसरी बात वो आपको बताएगा। अच्छा, एक फैक्ट्री वाले ने कहा कि जी सब कर रहे हैं, दूसरे वाले के पास गया तो उसने कहा जी मैं ये जो रंग मिला रहा हूँ ये फूड ग्रेड रंग है, अच्छा, ये डाई वाला रंग नहीं है। अच्छा। यानी उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि वेदर आप ये डिसाइड बेशक कर लेंगे मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना गलत नहीं कर रहा जितना बाकी गलत कर। ठीक है। तो मैं जो रंग मिला रहा हूँ वो फूड वाला रंग है। अच्छा। लेकिन ये रंग मिलाना उसकी नजर में जायज है। अब वो रंग क्यों मिला रहा है, देखिए रंग मिलाना बेसिकली धोखा देने की बात है कि आप पुरानी दाल को या खराब दाल को नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसिडेंटली हम तो ये क्लेम करते हैं कि हमारा मजहब था जिसने मिलावट और कम तोलने के ऊपर बात की थी, बाकी मज़ाहिब में तो शायद उस तरह से ये बात नहीं हुई है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को गलत या कंडेम करना भूल गए हैं और जस्टिफिकेशंस तैयार की बनाई हुई हैं कि जी ये चीज़ ऐसे। तो फूड अथॉरिटी ने कम से कम लोगों को ये एहसास दिलाया। आप मिर्च की अगर बात करें तो मिर्च में एक तो आपकी नज़र में आपने सुना होगा कि शायद वो ईंटें कूट देते हैं और मतलब मिलावट करते हैं। मिर्च में 3-4 किस्म की मिलावट, अगेन वो हमारे पेडेस्टल्स हैं कि जी मैं थोड़ा गलत हूँ और ये ज़्यादा गलत है। एक मिलावट या एक बेईमानी तो ये है कि मिर्च की एक साल में एक दफ़ा क्रॉप आती है, तो जो थोड़ी सी पुरानी क्रॉप हो जाती है उसकी मिर्च जो है वो ज़ाहिर बात है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इन्फीरियर हो जाती है। बिल्कुल ठीक। फिर एक तो ये क्वालिटी का फ़र्क आ गया, थोड़ी सी पुरानी हो जाए तो उसमें फंगस लग जाती है। फंगस लगी मिर्च को जब आप पीसें तो ज़ाहिर बात है वो भी ख़राब होती है। और जो थर्ड स्टेज है, पहली आपको स्टेज बताई कि पुरानी मिर्च है, दूसरी बताई जिसमें फंगस लगी हुई है, तीसरी वो है जब हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट करते हैं, यानी कि उसमें ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो एक्चुअली मिर्च नहीं होगी, ठीक है, या आधा किलो मिर्च को पौना किलो बना देगी या 1 किलो बना देगी। सो ये 3 किस्म की मिलावट होती है जिसको फूड अथॉरिटी ने आज सक्सेसफुली पकड़ा है और पकड़ के लोगों को चलें जी, यानी कि अगर बाहर जाएं तो बहुत ध्यान से खाएं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा ना ये कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे मिर्च नहीं खानी। मिर्च नहीं खानी, लेकिन फूड अथॉरिटी काम कर रही है। सादिया साहिबा हमारे साथ जो है ना मौजूद हैं, उनसे हम ये जानेंगे कि हमने आपके बारे में सुना है, बचपन से शुरू करते हैं कि आप एक दफ़ा जो हैं बिल्कुल इंतकाल कर गई थी, खबरें पहुंच गई थी, जनाजा तैयार था, उसके बाद आप जिंदा हो गई। ये मुखबरियाँ बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, लोग तो मुझे अब डरने लगे कि पता नहीं ये अभी भी जिंदा है कि क्यों हुआ है। ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ है ये। अच्छा, एक बार तो बचपन में हुआ और आपको सबको पता ही होगा अपेंडिक्स फटने से, लेकिन 72 आवर्स गुजर गए थे, डायग्नोज नहीं हो सका। 2 हॉस्पिटल्स ने डेथ डिक्लेयर कर दिया मुझे, और बड़े नामवर हॉस्पिटल, में नाम नहीं लेना चाहती। तो और फैमिली ने भी जैसे सब इकट्ठे हो गए, जनाजा तैयार, और सिर्फ वालिद साहब का इंतज़ार हो रहा था, वो कराची से आ रहे थे। अच्छा, तो वो पहुँचे हैं। तो अब ये मेरी वालिद साहब से मेरी रूहानियत का ताल्लुक भी जो है कि मेरे अब्बू ने मुझे उठाया जनाजे की चारपाई से और लेके भाग गए। अच्छा, अब सब कह रहे हैं कि भी बेटी की सदमा है मौत का, तो शायद, लेकिन अब्बू एक डॉक्टर थे काफ़ी जिन पर अब्बू को ट्रस्ट था, अब्बू ने उनको दिखाया। पहले तो वो देख कर रह गई मैयत लेके कहाँ से आके, फिर उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये शी इज़ नो मोर। तो वो फिर अब्बू ने कहा नहीं आप फिर दोबारा देखें ये ज़िंदा है। तो उन्होंने कहा कि आपको जब 2 हॉस्पिटल ने सर्टिफिकेट दे दिए हैं सब, अब आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा। अच्छा। मुझे यकीन है कि ये जिंदा है। पर उन्होंने बड़ा देखा क्योंकि जहर फैलने से बिल्कुल आज की तरह फूल चुकी थी, और वो जो उसने बहुत डीप एग्जामिन किया तो उसको कहीं डीप डाउन हल्की पर्ल्स में फील हुई। अच्छा, तो देन फिर 9 आवर सर्जरी और फिर मेरी 6 मेजर सर्जरीज, जिसमें मेरा बाउल सिस्टम आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। लोगों ने कहा सारी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजार सकेगी, और मैंने 10 लोगों जितना काम भी करती हूँ। बस देखिए अल्लाह इज़ देयर, जब अल्लाह चाहता है तो सब होता है। अभी एज तब कितनी थी जब ये वाक़या हुआ? ये वाक़या हुआ तो मैं छोटी थी, 6-7 साल की थी। और जब दूसरा मेरा वाक़या हुआ उसमें मैं सेकंड मेरी प्रेगनेंसी थी, आई वाज हॉस्पिटलाइज, और वहाँ पे पहले तो मुझे एग्जैक्ट महसूस हुआ कि पाँव के अंगूठे से कुछ चीज़ सरकना जो कुछ सुन रखा था। फिर वो एकदम से एक शोर की आवाज़ और शम मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल गई। अब मंजरनामा ये हुआ कि मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी, अब कमरे की छत से मैं खुद को देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। अब मेरे अब्बू और मेरी सास वहाँ मौजूद थी और वो भाग कर गए हैं डॉक्टर को बुलाने। ईद वाले दिन डर लग रहा है सारों को कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बोल ही नहीं पा रही। अच्छा, मैं देख रही हूँ, मैं कहा लो जी मैं तो गई, मैं फारिग हूँ, मैं तो मर गई हूँ। और मेरा बेटा छोटा सा था उस टाइम, पहला वाला बेटा। तो मैं अल्लाह ताला से लड़ रही हूँ, नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अल्लाह भी है, मैंने अभी नहीं आना, मैंने वापस जाना है। अब वो डॉक्टर पुश कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और कोई रो रही है मेरी सास, और सारा मंजरनामा मेरे सामने आ। बस इतने में डॉक्टर आए इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए ना, तो क्योंकि जब उन्होंने पम्प वम्प कर लिया कुछ नहीं हुआ, तो बस फिर मैंने इधर से जोर लगाया कि नहीं मुझे वापस जाना है अल्लाह ताला अपने बच्चे के लिए, वो कैसे रहेगा। और जैसे ही शॉक लगाया मैं कलमा पढ़ती उठ गई, डॉक्टर भी डर गया और मेरा हार्ट जो है मेडिकली वो बंद था। और तो जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है
कि ये चीज़ें अल्लाह के राज है, लेकिन मैंने उससे एक चीज़ सीखी है कि ये ज़िंदगी बहुत टेम्परेरी है, जिसको हम बहुत समझते हैं, एक लम्हा लगता है इधर से उधर जाने में। तो मेरी ज़िंदगी से अब वो मटेरियल थिंग्स और लड़ाइयाँ, फजूल की साजिशें, वो बिल्कुल माइनस हो गया। बहन भाई भी अब जो हम पूछेंगे इनसे बाद में कि वो अब कहते हैं कि आप नॉर्मल हैं या आप अभी तक नॉर्मल नहीं हैं। ये ईद के रंग जारी हैं इशाक, और हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना। सेविदास। हम वापस आ चुके हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और कुछ मज़े की बातें भी होनी चाहिए। हमजा बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं, अब कुछ मज़े की बातें हैं। तारिक साहब, आपका कुछ इम्तिहान शुरू होने लगा है, थोड़ा सा इम्तिहान दीजिएगा। अगर आपको अपना नाम बदलना हो तो आप क्या रखेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्या कहूँ मैं। वैसे कोई अच्छा नाम होता है ना, बड़ा आइडियल सा, यार मैं ये रख सकता हूँ, क्या कैसा नाम? ये देखिए तो बड़ा आपने अचानक हमला किया है, कहीं इस पे नाराज़ होंगे, कहीं खुश होंगे। अच्छा। ये मेरे दादा ने मेरा नाम रखा हुआ है, और मेरे वालिद मरहूम के एक दोस्त हुआ करते थे बहुत करीबी, तो मेरे बड़े भाई का नाम मुअज़्ज़म था। तो उन्होंने कहा कि अब चाचा आप इसका नाम ना, ये जो हमारा नया भतीजा है इसका नाम आज़म रखे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। अच्छा। वज़न भी बन जाएगा। तो मैं वो वज़न नहीं ख़राब करना चाहता। चलें, सही होगा। अच्छा, कोई सियासतदान ऐसा है जिसको आप 10 आउट ऑफ 10 रेट कर सकते हैं? देखिए मुश्किल सवाल है। मैं खुद क्योंकि अब पॉलिटिक्स में हूँ, कोई भी बंदा जो है वो ज़ाहिर है मुकम्मल इंसान तो नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं से कमी आ जाती है। लेकिन 8-9 तक मैंने जो अपने साथ बीती है, मेरे साथ इन सालों में देखा है, पहले भी मैं मिलता रहा हूँ, मैंने पॉलिटिकली काफ़ी लीडर्स के साथ काम नहीं किया, लीगली किया हुआ है। ठीक है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो इंसान दोस्ती है ना, ये सियासी बयान है नहीं, उनको मैं इंसान दोस्त के तौर पे 10/10 दूंगा। अच्छा। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जिसका अभी तक आपको हो इंतज़ार के पूरी हो जाए, जो पूरी नहीं हुई अब तक? ट्रैवलिंग की ख्वाहिश रहती है हमेशा, और वो पूरी नहीं होती, मसरूफियत टाइम की नहीं वजह से। मिलता। हाँ, जिंदगी में कोई ब्लंडर ऐसा जो आपने किया और अब तक याद हो? शरारतें बहुत सारी हैं, मैं काफ़ी मशहूर था उसमें, वो अब गिनना शुरू करूं तो आपका टाइम बड़ा ज़ाया करूंगा। ठीक है। अगर कोई एक ऐसा कानून आप समझते हो ये तब्दील हो जाता, काश ये कानून ना होता, वो कौन सा होता? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो फौजदारी कानून है उसमें जो डिटेंशन है वो उसकी रूह बना दी गई है। जो लॉ ऑफ बेल और डिस्चार्ज है उस पर हमने काम भी किया, उसमें बिल बना के दिया पाकिस्तान बार काउंसिल में। सारी दुनिया में प्री ट्रायल इनकार्सरेशन इस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ है। अच्छा। यानी कि सज़ा से पहले की जो कैद है उस पर मेरा ये पैशन रहा है, मेरी कोशिश रही है कि हम इसको मॉडिफाई करें, और जो बाकी दुनिया महज़ब माशरों में है वो करें काम। यहाँ पे हम 3-3 साल 4-4 साल लोगों को जेल में रख के ठीक है, फिर अदालत में फैसला सुनाते हैं कि आप बेगुनाह हैं, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। उन 3 या 4 सालों का कोई मदावा है ही नहीं है हमारे पास। वो कानून तब्दील होता है। आपको पता है शाल, कई दफ़ा जज बन सकते थे तारड़ साहब, लेकिन जज नहीं बने, आप सेनेटर बन गए, उम्र कम थी, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे। ये फैसला कैसे किया, क्यों किया? मैंने क्योंकि अपने कुलीग्स को हम देखते हैं हमारे दरमियान में ही से जाते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा आज़ाद तबीयत आदमी हूँ। अच्छा। गप्पे लगाए, इधर बैठा उधर बैठा, वो बड़ा एक पाबंदी वाला काम है। आपका जज का जो कोर्ट में डिमीनर कंडक्ट होना चाहिए वो भी बड़ा रिजर्व्ड होता है, फिर पिछले कमरे में उसको बेतहाशा काम करना पड़ता है, उसकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, दोस्तियाँ छूट जाती हैं, नाराज़गियाँ बढ़ जाती हैं। तो हम लोग खुशियाँ मनाने वाले, शरारतें करने वाले लोग हैं, टाइप होती है बंदे की अपने। मेरी आई थिंक मैं वो स्टफ नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए आप नहीं। इन लोगों की कोई एक खूबी जो काश आज़म नज़ीर तारड़ के अंदर होती? लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब के साथ मैंने काम भी किया हुआ है, उनकी जो फुर्तियाँ हैं, अच्छा, तेजी है। हामिद खान साहब। मैं बड़ा दुखी हूँ उनसे,
उनमें तो मुझे कभी वार्मथ उस तरह से मिली नहीं है। मैं महरूम रहा उनसे, क्योंकि हमने हमेशा अक्रॉस द डिवाइड पॉलिटिक्स की है। मैं इतना सा था वकील जब मेरे इर्द गिर्द वाले लोग अक्रॉस द डिवाइड पॉलिटिक्स कर रहे थे और मैं इधर खड़ा था। अच्छा। तो मैं उन्हें उस तरह से अंदर से जान नहीं सका। हाँ, वो मुंह पे जवाब बड़ा अच्छा दे देते हैं, इनकार कर देते हैं। कई दफ़ा आपको महसूस होता है कि आप में ये करेक्ट होनी चाहिए। एतजाज़ हसन साहब, ऑरेटरी उनकी, अच्छा, हाँ, उनकी जो अंदाज़े तकल्लुम है वो। आसमा जहांगीर साहबा, जुर्रत, अच्छा, बड़ी बेबाक और बड़ी जुर्रत वाली। हमारे यहाँ से मर्द भी नहीं है। और आखिर में एहसन भून साहब, आपके दोस्त नहीं हैं? कॉन्फिडेंस, इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कैप्टन साहब भी मेरे ख्याल में उन्हें जानते हैं। ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ। और अगर आप वकील ना होते तो क्या होते? वकील ना होता मेरे ख्याल में मैं शायद सरकारी मुलाजमत कर रहा होता, क्योंकि वो जो सिविल कल्चर, सर्विसेज हाँ, वो सारा कल्चर था फैमिली का। तो डॉक्टर नहीं था। अच्छा, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम भी है, शाल भी और मैं भी ये बात कर रहे थे पहले। आप पे इल्ज़ाम ये है कि जैसे ही आप सेनेटर बने, मुल्की सियासत का आप हिस्सा बने, पीडीएम का शराजा बिखर गया। आपके नाम के ऊपर खासी बहस हुई। आप कैसा फील करते हैं? मतलब उस वक्त जो हालात चल रहे थे पीडीएम के हवाले से, आपको कैसा लग रहा था यार मेरे नाम के ऊपर इतनी बहस हो रही है? देखें, अगर तो इल्ज़ाम कोई और आता ना तो मैं वाकई बड़ा दुखी होता। अगर मैंने बिट्रे किया होता, मैं पार्टी छोड़ के उन्हें आया होता। मेरा पहला और आखिरी जो मोहब्बत या इश्क है वो मेरा प्रोफेशन है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैंने उस वक्त भी मजलूम लोगों की मदद की थी। वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनका कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें नेग्लिजेंस पे जेल में डाल दिया कि जो वो मुकदमे में मुलव्वस थे तहरीके तालिबान के लोग, उन्हें तो अदालत ने बरी कर दिया। ये वो क्राइम सीन अगले रोज़ जाके धोने वाले और पोस्टमार्टम के आगे रजिस्ट करने वाले, उन्हें सज़ा कर दी। तो मुझे उस पर तो किसी किस्म का मुझे कोई तकलीफ शिकवा नहीं। जाते जाते एक आखिरी बात भी बताइएगा, किसी पे कभी क्रश रहा हो? क्योंकि बहुत नॉटी थे, शरारती थे, जिस तरह के आपके फेस से अभी भी लगता है, तो क्या कभी कोई क्रश रहा, कोई मोहब्बत हुई? एक हो तो मैं बताऊं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पहली बता दें, पहली बता दें, पहली और आखिरी दोनों बता दें। नहीं, पहली तो पता नहीं, फिर वहीं आ गिरा मैं। लेकिन बात ये है कि बीच में काफ़ी कुछ गुजर जाता है, बात बड़ी लंबी हो जाए। ठीक है तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। बाकी मेहमान हमारे साथ ही। हमारे नए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल जी, फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू शो सर। कैसी ईद गुजरी आपका? पहला दिन कैसा गुजरा और आज दूसरा दिन कैसा गुजरा है आपका? देखिए, पहला दिन तो आपा फरदौस आशिक अवान की तरह इस दफ़ा जफ्फियाँ पपियाँ नहीं थी। और बकौल मेरे इस दफ़ा सिर्फ फ्लाइंग किस था। क्या बात है, क्या बात है सर। बकौल उनके वो और बकौल मेरे ये। तो वजीर जेल खाना जेल का दौरा भी हुआ, उधर गए, कैदियों को देखे, कोई हालात उनके, वो बेचारे भी कोई ईद मना रहे थे? एक तो मैंने आज से कोई 6 दिन पहले सुबह सहरी के वक्त जो है वो छापा मारा है कैंप जेल में। अच्छा। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ होगा कि कोई सहरी के वक्त वजीर जेल खाना जात बगैर बताए सरप्राइज़ विज़िट जो है वो जेल का करेगा। वो वहाँ पे मैंने उनके सहरी के इंतज़ामात और जो मेन्यू हमने रखा था इस दफ़ा सहरी अफ्तारी का, तो खुसूसन सहरी का मेन्यू चेक करने के लिए मैं आ गया हूँ। और कैदियों के साथ बैठ के मैंने ख़ुद सहरी की, और ये तो मैंने किया है। बाकी कैदियों के हवाले से वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी खुसूसी पैकेज हमने दिया उनको, फाइनेंशली मुलाजमीन को भी, कैदियों को भी अकोमोडेट किया। उनकी जो रिमिशंस होती हैं, जो कैद माफ़ी जिसको कहते हैं, उसके हवाले से भी वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो स्पेशली उनके लिए एक रिलीफ दिया। तो ये सारे काम तो हुए। अच्छा चौहान साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी मशहूर है, आपके शरारती गुफ्तगू ज़ुबान ज़द आम रहती है, घर में भी ऐसी रहती है या घर में थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं? मैं बड़ा फ्री स्टाइल कहता हूँ ना कि दबंग मलंग और दुनिया से दिल तंग। ठीक है ना? तो मैं तो बड़ा फ्री स्टाइल हूँ, बच्चों के साथ भी, घर में भी बड़ा मजा। आपके बारे में ये कम ही लोगों को पता है, माशाल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट थे आप। आपने एफए में टॉप किया, सेकेंडरी बोर्ड में आपने सेकेंडरी बोर्ड में शायद आप सेकंड पोजीशन थी। आपको बताऊँ, मैट्रिक तक मैंने हमेशा क्लास में पहली और दूसरी पोजीशन ली, हमेशा। थर्ड पोजीशन से घर में लितर पड़ते थे। हमारे घर का जो माहौल था ना, घर में छितर और लितर पड़ते थे अगर थर्ड पोजीशन आए। मुझे याद पड़ता है उस्मान साहब, 5वीं का, बड़े पुराने दौर की 5वीं का मेरा सरकारी एग्ज़ाम होता था पिंडी में, तो मेरी सेकंड पोजीशन आई। अच्छा।
तो फर्स्ट पोजीशन ना एक हाजरा लड़की थी, वो 4th में हमारे साथ शामिल हुई थी जो है ना, तो उसने पहली पोजीशन ले ली, मुझे अभी तक याद है। तो जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने दाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। वो टीचर सारी जो थी और हेड मिस्ट्रेस प्रिंसिपल वो आ गई, उसने कहा फ़याज़ मिठाई खिलाओ, तुम्हारी दूसरी पोजीशन आई है। मैंने कहा कहाँ से खिलाऊँ, घर जाऊँगा, अम्मी ने छितर मारने, तेरी पहली क्यों नहीं आई। हकीकत बता रहा हूँ। तो एक तो ये था। फिर FA मैंने रावलपिंडी बोर्ड में मैथ्स इकोनॉमिक्स ग्रुप में जना टॉप किया था। अच्छा, ठीक है जी। और बाकी इसी तरह कैरियर, वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वालिद साहब का और वालदा का प्रेशर था। हालांकि वालदा मेरी सफ़ेद अनपढ़ थी, लेकिन अब्बू का और घर का प्रेशर पढ़ाई के हवाले से हमारी फैमिली में ना बहुत था कि अच्छी पढ़ाई करनी। यही वजह अल्लाह पाक के करम से कोई सारे पढ़ लेके जाए। कमिश्नर साहब की भी जो है ना एक ऐसी खूबी है जो हम सब सीखना चाहते हैं उनसे। मैं यूनिवर्सिटी में था, आप DCO लाहौर थे, तब भी आप ऐसे थे। अब माशाल्लाह आपका साहबजादा शहरियार यकीनन आपसे लंबा हो गया होगा, आपसे छोटा नहीं होगा, आप अभी भी इतने ही फिट है। इसका राज हम सारों को बता दें, लोग भी सुनना चाहते हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, राज तो कोई नहीं है इसका। अच्छा, अगर आप कोई राज की बात करते हैं, लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अल्लाह ताला की देन एक तो सबसे पहले ये है कि मेरे बाल कुदरती तौर पर आज तक काले हैं। अच्छा, मैं रंग नहीं करता बालों को, तो एक ये नेचुरल मुझे अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप किसी शख्स के बाल सफ़ेद कर देना तो वैसे ही बड़ी उम्र का लगना शुरू हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह गिरे भी नहीं हैं, तो काले भी हैं और गिरे भी नहीं हैं, तो एक तो ये वजह होगी। दूसरा मेरा लीन सा स्ट्रक्चर है, पतला सा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। फैमिली तो, स्ट्रक्चर ही ऐसा? मेरी फैमिली में मोटे लोग नहीं हैं। अच्छा, हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की है, हमें इस तरह से सिखाया जाता है या इस तरह से हमारी तरबियत हुई है कि हम एक्टिव ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी फैमिली में। तो मुझे अपनी फैमिली में मोटा कोई नज़र नहीं आता, लेकिन एट द सेम टाइम ये मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल, ये पूरा लाइफस्टाइल है। डाइट। मैंने पहली दफ़ा ना जब एक मीटिंग थी, जब हम ये रिजीम बनी, ये हुकूमत, कैबिनेट मीटिंग थी शायद, तो उस्मान साहब जो है ना बड़ा मुझे नज़र आए, अब भागते भूगते जो है ना इधर आ रहे उधर जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये लड़का इधर क्या कर रहा है जो है ना, ये ठीक है ना, ये यंग सा लड़का जो है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूरा इतना एक्टिव जो है ना। तो पता चला जी कि ये सेक्रेटरी हेल्थ है जो ना उस्मान साहब। पहले मैं ख्याल फूड में भी ये रहे, फूड में भी जो है ना। तो कहने का मकसद है इनकी फिजिक है, ये आपकी जो है ना सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैं भी अक्सर जब इनको देखता हूँ, खासे उम्र चोर हैं आप भी, 38 साल सियासत नहीं लगती है नहीं ये माशाल्लाह ना, मैं आपको बताऊंगा, मैं जब भी इनको देखता हूँ मेरे जहन में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि यार देखिए कितना मतलब यंग सा लग रहा है। शुक्र है जी, चौहान साहब भी किसी को देख के रश करते हैं कि जी कि ये कितना शख्स फिट है। हालांकि चौहान साहब को देखकर भी इतनी उम्र नहीं लगती। चौहान साहब जरा आपकी उम्र कितनी है बताइए। नहीं मैं उम्र चोर हूँ, ये 2.5 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने मेरे बाल सफ़ेद किए हैं, सच्ची बात कर रहा हूँ। मेरे 2018 की जुलाई की कैंपेन की आप फोटोज निकाले, सब काली दाढ़ी थी मेरी। अच्छा, वैसे मोस्टली बेगमात के गुस्से और रोब की वजह से भी, दबदबाव की वजह से भी हो जाता है। ये चीज़ नहीं होती। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बड़ी टफ है, के खाते में ना डालें। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बड़ी टफ थी। अच्छा, ये 2 सालों में हुआ सारा मेरे ज़्यादा एंजॉय। उसके बावजूद भी मुझे कल की बात है, मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा मेरी एज कितनी है? अच्छा। तो उसने 12 साल कम बताई। क्या ठीक है ना? तो मैंने जब उसको अपनी रियल एज बताई तो एक दफ़ा उछला जाना। अच्छा, मेरी एज कितनी है? अभी भी घुमा रहे हैं चौहान साहब ने हमें अपनी रियल एज नहीं बताई है। नहीं बताई। अच्छा, पूछनी भी नहीं चाहिए ख़वातीन से, तो बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए ख़वातीन से। तो वैसे भी ख़वातीन की दुखती भी रग है, आप देखें वो 12 साल बाद भी उसी एज पर खड़ी हुई मिलेंगी। तो चौहान साहब ये भी बताएं, ईद कैसी गुजरती है सियासत में आने के बाद, और बचपन में कैसी थी? ईदी देने का क्या रिवाज है अभी तक घर में? देखो, बचपन की ईद और 55 की ईद तकरीबन जो है एक जैसी नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना? बचपन की कुछ और होती है, 55 की कुछ और होती है। ठीक है ना? फिर खड़कपन की और बड़कपन की जो है कुछ और होती है ना, कि जब 29 की रात को जब चांद देखने के लिए इतने बेताब होते थे, सारे काम छोड़ के अभी जना रोज़ा अफ्तार से 15-20 मिनट पहले ही जनाब छतों पे चढ़ जाते थे देखने। जब छोटे छोटे हम होते थे, 2 साल 5-6 साल 7 साल 8 साल की उम्र के, जब नहीं आता था ना 29 तारीख को चांद नजर, दिल डूब जाता था। हम समझते थे मुड़ते ईद होनी नहीं। अच्छा, ठीक है ना? जब छोटे छोटे 6-7-8 साल के होते थे ना, तो बड़ा दिल डूब जाता था, यार तो ईद ही नहीं होनी है ना। तो उस वक्त ये होते थे जना भला। ठीक है, सादिया साहिबा है हमारे साथ ना, इशाल लव मैरिज की इन्होंने, और उसके अंदर भी एक ट्विस्ट मौजूद है। जिंदगी में जो काम इन्होंने किया ना उसके अंदर ट्विस्ट मौजूद है। अब ये ट्विस्ट भी खुद बताएंगी आप, ये बताइए क्या ये इसमें क्या ट्विस्ट है? देखिए तुम्हें मुखबरियाँ इतनी किसने बताएंगी, मुझे ये बता दो। अच्छा, लव मैरिज इस तरीके से थी कि माय हस्बैंड, जो मेरे जो हस्बैंड है
वो मैडली इन लव विद मी। अच्छा। वो बस देखा और वो कहते थे ये Love at first हाल है, वो हो गया। लेकिन एक था उनकी पहली शादी कामयाब नहीं हुई थी, हमारा एज डिफरेंस भी काफ़ी था, उनके 2 बच्चे मौजूद थे और आई वॉज हार्डली 18-19। और अल्लाह का शुक्र है वो बच्चे भी मेरी इंतहाई मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं। उनकी वालदा माशाल्लाह हयात हैं, उनकी भी बहुत इज़्ज़त और कहते हैं, लेकिन मुझसे इतना प्यार करते हैं कि कोई शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चौहान साहब, आप जब बात कर रहे होते हैं मुहावरा इतना बेहतरीन फिट कैसे हो जाता है? इतने मुहावरे याद कैसे किए? उस टाइम दिमाग में कैसे रील चल पड़ती है भाई यहाँ पे ये फिट होता है? अच्छा, एक तो ये है कि मेरी जनाब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके यूथ पॉलिटिक्स और फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स वो है ही अवामी। पहली बात, मैं ड्राइंग रूम का पॉलिटिशियन नहीं हूँ। और फिर मेरा अपना एक डायलॉग है, एक सियासी कारकुन होता है, एक सियासी कार्टून होता है। अच्छा। ठीक है ना, ये मेरा अपना एक डायलॉग है। तो मैं सियासी कारकुन हूँ, सियासी कार्टून नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है गुफ्तगू अवामी अंदाज से मूवीज बहुत देखते हैं, लगता है। अवामी अंदाज से करो। मेरे कोलीग्स मुझसे पूछते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जितने कि यार तू हर वक्त अवामी स्टाइल से क्यों बात करता है? तो मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स मेरा असल प्रोफेशन है, तो पॉलिटिक्स में आवाम को बात समझानी है तो उनके अंदाज से समझानी है। तो मैं अब भी रेगुलर जनाब जुगते मुहावरे और लतीफ़े याद करता हूँ, नए पढ़ता हूँ और कोशिश होती है कि पॉलिटिकल जो गुफ्तगू कर रहा हूँ उसको आपस में कोलैबोरेट करके जो बयान करूँ वो आवाम को ज़्यादा अच्छा। साबिया साहिबा, आपकी दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आपकी लीगी कुछ एमपीए हैं, वो सहेलियाँ जो आपकी बहुत करीबी हैं, वो कुछ बताएं जिनका ताल्लुक नून लीग से हो। हाँ बिल्कुल जी है। पिछले टेन्योर में पिछले 5 साल जब मैं अपोजिशन में थी और वो हुकूमती जमात थी, तो उसमें एक मेरी सारा इफ्तिखार और डॉक्टर आलिया और बुशरा भट्ट और पीपल्स पार्टी से फ़ायज़ा मलिक, ये एक मैरी गिल, ये हमारा बड़ा एक क्लोज फ्रेंड्स का एक अच्छा ग्रुप था जो डिफरेंट पार्टी से थी हम लोग। और मज़े की बात है, जब हम फ्लोर पे बोलते हैं तो फिर हम सिर्फ अपना नज़रिया और अपनी थॉट बोलते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज भी हम उतने ही क्लोज दोस्त हैं जैसे अब तो हमारी दोस्तियों को माशाल्लाह 8-9 साल हो गए। फ़ायज़ा और मेरे तो बच्चे भी इकट्ठे एक स्कूल में पढ़े, तो उनसे दोस्ती काफ़ी पुरानी है। बाकी सबसे भी दोस्तियां कायम है, क्योंकि दोस्तियां होनी चाहिए ज़ाती सतह पे, उसमें कोई आर नहीं है। हम एक ब्रेक लेंगे चालिया। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हम वापस आ चुके हैं। ईद के रंग हम सबके संग इस वक्त जारी हैं और आप भी यकीनन ट्यून करके बैठे होंगे हमारे मेहमानों से मिलने के लिए, उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए और ये जानने के लिए उनकी ईद कैसे गुजर रही है। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जिनका नाम है, इस वक्त हमारे साथ सानिया कामरान मौजूद हैं। सानिया कैसी हैं आप? वेलकम टू शो। बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? बहुत बिजी, फैमिली के साथ और हल्के के लोगों के साथ। अच्छा जी, हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चौहान साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, एनी ताहिरा हमारे साथ मौजूद हैं, अदाकारा हैं, गुलूकारा हैं। ईद मुबारक आपको। कैसा पहला दिन गुजरा आपका? अगर मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जो अच्छा बोलती हैं वो तो मैं सच ही बोलती हूँ। अच्छा। झूठ मुझसे बोला ही नहीं जाता। लेकिन बहुत अच्छा। और आपको पता है ईद इन दिनों में आई है और आप समझ सकते हैं कि अल्लाह की एक ब्लेसिंग है कि हम बच गए, ईद मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। सानिया साहब, आप हमें ये बताएं कि ईद का पहला दिन तो आपने हमें बताया, ईदी मिलती है अभी भी? कितनी मिल जाती है? बचपन में ज़्यादा मिलती थी, अब ज़्यादा मिलती है? नहीं जी, हम बड़े लकी हैं, ईदी मिलती भी है और हम ईदी देते भी हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि बुजुर्ग मौजूद हैं और बड़ा प्यार करते हैं और ईद का दिन बड़ा स्पेशल होता है उनके साथ। घर वालों के साथ गुजारती हैं, जैसे कि आपने कहा हल्के में भी जाती हैं, ज़्यादा टाइम हल्के में गुजरते हैं घर वालों के साथ? बिल्कुल, हमारे कोलीग्स के साथ और हम लोग मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और पीटीआई भी एक फैमिली की तरह है। बड़ा एक लंबा अरसा हमने इकट्ठे गुजारा है, 10-12 साल का साथ है, तो फैमिली से कम नहीं है। एमपीए की ईद और आम लड़की की जो ईद है उसमें क्या फ़र्क आपने देखा? ज़्यादा टफ कौन सी है? एंजॉय किसको ज़्यादा करते हैं?
नहीं, मेरे ख्याल से जब आप पब्लिक फिगर नहीं होते तो यू आर मोर इंडिपेंडेंट। आप मैंने देखा है आजकल के तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर टिकटॉक्स और स्नैपचैट्स और फैशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हमारे जैसे लोग ज़रा थोड़े रिजर्व और ज़रा कंपोज्ड होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कुछ भी है? बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले यू हैव टू थिंक कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। चौहान साहब ऐसा नहीं करते। चौहान साहब के दिल में जो होता है, दिमाग में जो है। कुछ होता है वो बोल देते हैं। दुनिया से दिल तंग है। क्या बात अच्छा, है। वैसे होना मलंग यही है। चाहिए चौहान साहब, होना यही चाहिए। आपके दिल में जो है, जो आपके इनर में छुपा हुआ है, आपको वही सामने लाना नहीं, चाहिए। लेकिन बिल्कुल, हम लोगों को बिल्कुल। हम लोगों की सोच ऐसी बन गई है, हम अगर किसी सियासतदान को कुछ शरारत करते हुए देखेंगे ना तो हम कहेंगे यार ये सियासतदान है, ये इसको ये हाँ, ऐसे नहीं इसको कर ऐसा नहीं सकता करना भाई। चाहिए। एक इंसान है, उसके भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं, उसकी एक पर्सनालिटी है, उसकी एक पर्सनालिटी का एक पहलू है। और मेरे ख्याल से जो लोग बिल्कुल जैसे होते हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो बड़े दबंग लोग होते हैं। कौन कौन सी हैबिट्स छोड़ी हैं आपने अपनी सियासत में आने के बाद? जो शरारती, नटखट, जो भी आप करती थी, क्या क्या नहीं, शरारती तो मैं कभी भी नहीं थी। आई वॉज द मोस्ट बोरिंग पर्सन। और मैं अपनी फैमिली में उस तरह का बच्चा थी कि जो सारे रिश्तेदार कहते थे कि ऐसा बना, ऐसे बनना है। नहीं, आप cousins और को सबसे ऐसे बुरी cousins लगती थी। को और लगती होंगी। अच्छा। लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी फैमिली के अंदर। और तो एक बार जो होता है ना, आपने सेट किया होता है तो वो सबको एग्जाम्पल दी जा रही होती थी कि सानिया की तरह करो। अच्छा एनी साहब, आप हमें ये बताएं कि ये तो सियासतदानों की ईद है, बड़ी मसरूफ हल्के में गुजरती है, फनकारों की ईद कैसी होती है? और हम एक्सपेक्ट करते हैं फनकार तो हर वक्त खुश होते हैं ना, तो कैसी ईद गुजरती है फनकारों की? ज़्यादा खुशी के साथ, क्योंकि ये बोरिंग पर्सन, हम हैप्पी पर्सन। अच्छा। क्योंकि इन लोगों को तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो सोच समझ के करनी पड़ती है। हम लोग तो करते ही सारा कुछ पब्लिक के लिए हैं, क्योंकि हम तो ये चाह रहे होते हैं कि हमारे देखने वाले, हमें प्यार करने वाले किस तरह खुश हो सकते हैं। तो वो चाहे ईद है या ईद के विदाउट हम लोग किसी भी ऐसे प्रोग्राम में चलेंगे तो हम लोग तो जो कुछ करते हैं अपने प्यारों के लिए। अच्छा, सिंगिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, दोनों का बहुत शौक है। इंजॉय किसको ज्यादा आप करती हैं दोनों में से? दोनों को ही, क्योंकि वो दोनों ही मेरे अपने बच्चे हैं और इन दोनों बच्चों को ही साथ में बहुत अपनी हैप्पी फील करती हूँ। नहीं, आप सिंगिंग और एक्टिंग की बच्ची हैं या ये दोनों आपके बच्चे? ये मेरे दोनों बच्चे हैं, क्योंकि अच्छा। इनको मैंने लेके चलना है, इन्होंने मुझे लेके चलना है। अच्छा, तो किस तरह से मैनेज करती हैं इतने सारे कामों को, फिर साथ में बच्चों को, फैमिली को, सबको लेके चलना कितना मुश्किल? आप जब हम लोग शोबिज़ में हों या वैसे ही कोई सोशल में आ जाते हैं तो आपको फिर टाइमिंग के साथ खुद चलना पड़ता है। टाइमिंग आपकी मोहताज हो जाती है, आप टाइमिंग के नहीं होते। आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपने कहाँ पे क्या कितना टाइम देना और किस तरह चलना है। बिल्कुल ठीक। चौहान साहब, ईद कार्ड लिखने का रिवाज बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जब हम छोटे थे तब भी बहुत रिवाज था। आप, मैं ये तो नहीं कहता कि हमसे काफ़ी पुराने हैं, लेकिन रिवाज बहुत ज़्यादा होगा। आप जितने शरारती हैं, शरारती अशार भी हम बड़े सोच समझ के लिखते थे। कौन से ऐसे अशार आपको याद हैं जो आप अपने दोस्तों के लिए लिखते थे? ज़िंदगी में ना कभी ख़त लिखा, ज़िंदगी में ना कभी मैसेजिंग की। अब भी जबकि सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पॉपुलर अल्लाह पाक के करम से मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, कभी ना व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ और ट्विटर पे और फेसबुक पे मिलियंस में लोग मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं लाइक करते हैं, लेकिन मैंने कभी रिस्पांस नहीं दिया, ना पॉजिटिव या नेगेटिव। सोशल मीडिया तो आपका खासा तेज है। नहीं, मैं नीचे कमेंट्स में कभी भी अच्छा, कोई अच्छा कमेंट दे रहा है, कोई बुरा दे रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोल के नहीं देखे, ना मैं बीच में कोई मैसेज देता हूँ, मेरी आदत ही नहीं। टीनेज में भी आपने किसी लड़की को, लड़के को कभी मोहब्बत का इजहार, जुबानी जो पैगाम दे आते थे ना, आप इंटरैक्ट किस तरह से करते थे आखिर? ना खत ना मैसेज। मैं ये खतों किताबत जो है ना, इससे बिल्कुल ईद कार्ड तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी। सारा कुछ, ये सारी चीज़ों से अच्छा, पाक, आप शरीफ आदमी हूँ बेसिकली। ठीक है, तो आप ईद कार्ड तो सानिया लिखती होंगी, आपको मिलते भी होंगे? मेरा ख्याल नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने बहुत सारे ईद कार्ड्स मैंने लिखे खुद- मैं तो हैं। इसलिए- मुझे बहुत शौक होता था कोई अच्छा सा ईद कार्ड ढूंढूं और सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से करती थी और फिर जाके फ्रेंड्स को देना। ये मुझे बड़ा शौक था कि मैं छोटे छोटे गुडी बैग्स जिस तरह होते हैं ना, अच्छा। हर ईद पे कजन्स के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, उनके लिए पूरी बास्केट्स बना के, बुके, उसको फूल और चूड़ियाँ और उसमें मेहंदी और सारा कुछ रख के और एक सूट रख के और उसको प्रॉपर बुके की तरह बना के। और मेरे मशहूर है कि हर ईद पे या मदर्स डे पे या कोई भी इवेंट हो तो मेरे घर से जा रहा होता है कि चलो जी, हम अपने तीसरे मेहमान से पूछते हैं, शायद उन्होंने ईद कार्ड लिखा हो, हमारे साथ शामिल हो जाए। ईद कार्ड देने का बिल्कुल एक दफा लिखा, और लिखा भी उसमें शेर भी लिखा था, डब्बे पे डब्बा, डब्बे में केक। मेरा असलम लाखों में एक है। अच्छा, चौहान साहब जो है ना वो सीरियस होकर बैठे हुए हैं क्योंकि हमने उन्हें दो गर्ल्स के दरमियान में शायद बिठाया हुआ है, इसलिए ना तो वो कुछ मानने के लिए तैयार हैं कि मैं ये भी करता था, ये भी करता था। बहुत ही शरीफ बन के बैठे हुए हैं, जो कि मुस्कुराने के चक्कर में मैं इशाल को बिल्कुल रोकने की कोशिश करता हूँ। चौहान साहब,
ऐसा लम्हा ज़िंदगी का जो तब्दील कर दिया, जिसने सब कुछ, आपको लगता है कि यार यहाँ से ज़िंदगी जो है मेरी बिल्कुल तब्दील हो गई, कोई अच्छा पॉइंट या फिर कोई बहुत ही सख्त पॉइंट जो गुजरा हो? मैंने जो ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जेल काटी थी। मैं बहुत अथरा किस्म का स्टूडेंट लीडर था, जो हर वक्त लड़ाई झगड़ा करने को तैयार होता था, हर वक्त। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो ना अपनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपनी मुखालिफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो ना सारों को पता था फयाज़ चौहान से जो ना वो घबराते थे और डरते थे जो ना। तो उस वक्त तक जेल नहीं काटी थी। फिर एक लड़ाई हुई MSF के साथ बहुत सीवियर, उसमें हमने 6 महीने जेल काटी। अच्छा। वो जेल जो अडयाला की काटी, उसके बाद फिर पर्सनालिटी के अंदर जो ना थोड़ा सा एग्रेसिव के हवाले होने के हवाले से लड़ाई झगड़े की तरफ जो ना, जो एक प्रैक्टिकली हर वक्त जो ना मुखालफिन की जो ना तैयार रहना होता था, वो उसके हवाले से एक ठहराव आया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही, यूथ पॉलिटिक्स में भी। तो उसकी मैं समझता हूँ, वरना अगर वो ना जेल काटता तो शायद। अब तो बतौर वजीर जेल जाते हैं, बड़ा फर्क है इसमें। कैसा लगता है अब जाके? और अब का जेल जाना? देखो, मैंने अल्लाह पाक के करम से मुझे 6 महीने हुए अभी, मैंने वज़ीर जेल खाना जात, और मैंने तकरीबन कोई 16-17 विज़िट 13-14 जेलों के किए हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों की हिस्ट्री में किसी वज़ीर जेल खाना जाते 5 सालों में 5 से 6 विज़िट नहीं किए होंगे। बिल्कुल ठीक। मैंने 6 महीनों में, और सरप्राइज़ रात को भी गया। अभी आज से 5 दिन पहले पसंद है आपको जेल? आज से 5-6 दिन पहले मैंने सहरी के वक्त कैंप जेल के अचानक विज़िट किया। ठीक है, तो ये एक नया स्टाइल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें छोटी छोटी इस्लाहात लेके आता हूँ। हर विज़िट के बाद एक छोटी सी एक इस्लाहात के तौर पे एक रिफॉर्म्स लेके आता हूँ जो है ना। तो बेसिकली ये है कि जो ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने दी है, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ड्यूटी दी है, उसको अपने तय अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। मैंने एक बाउल भी तैयार करवाया हुआ है, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार किया। मैं ज़रा इस शाल को ना करीब कर देता हूँ, ये इधर रखते हैं हम। बल्कि अब मैं खुद निकालूंगी। अच्छा। जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? बिल्ली रहती है और क्या होता है? नहीं, फिर और कोई गैस? 4 साल की हो जाती है। क्या बात है जी, वाह 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 वाह। 4 साल की पीटीआई वाले एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं वैसे? हेल्प कर रहे हैं वैसे ही। अच्छा जी, सानिया साहिबा के लिए निकालें ना कि चौहान साहब हेल्प करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। वो क्या है जो ऊपर से बोलता है और नीचे से सुनता है? चौहान साहब, वो क्या है? वो क्या है चौहान साहब? आप हेल्प कर सकते हैं वैसे, सानिया ने भी आपकी हेल्प की। इतलात से रिलेटेड ही है, मतलब आप हाँ, आप तो वज़ीर इतलात रहे हैं, तो मोबाइल या टेलीफोन। क्या बात है, देखिए सारे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये चीटिंग है भाई, ये चीटिंग है, ये सरासर चीटिंग है। चले कोई नहीं। अच्छा, ये ईद का मौका, इतनी इजाजत है। इतनी इजाजत है। चलें, ये अब आपके लिए। एक बंदा 11 रुपए में गंजा होता है, तो 11 कितने रुपए में होंगे? 11 रुपए में ना? 11 कितने रुपए? कितने रुपए में? 11 रुपयों में कितने रुपए होंगे? 11 रुपए में कितने रुपए होंगे? कितनों में होंगे, मतलब मैं क्या समझ नहीं। 11 कितने रुपए में होंगे? 11 कितने रुपए में? 11 इंसान कितने में पैसों में गंजे होंगे? मतलब 11 इंसान कितने पैसों में गंजे होंगे? हाँ, इंसान मुझे पता है ना। एक बंदा 11 रुपए में गंजा होता है, तो 11 गंजे कितने पैसों में गंजे होंगे? हाँ जी। मतलब है कि 11 गंजे कितने रुपए में होंगे, ये है। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो जो है ना, 121। 11 गंजे पहले ही गंजे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो कह रही है कि मैं वही तो इनको कह रहा हूँ, मुझे लगे हुए थे 11 ऑलरेडी गंजे अच्छा हैं। चलें जी, अब ये मैंने इसमें से निकाला है, मुझे कुछ बेहतर लगा। शेर पूरा करना है। दिल धड़कने का सबब याद आया। मैंने सबब बताया? वो तेरी याद थी, अब याद आया। कर लेंगे। ये मैच फिक्स है, फुल टाइम मैच फिक्स है। हम नहीं खेलते ये गेम, ये गेम। जहाँ जब मिसेस की बात हो रही है, आपकी माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं, और हमें पता चला कि चौथी बेटी की पैदाइश पर आपने माशाल्लाह से देग के ऊपर बैठ के सबको बांटा और बताया कि जी मेरी स्पेशली मतलब देग वरदाना जिसको हम मेरी 5 बेटियां हैं, और मेरी 5 बेटियों के नाम मैंने बड़ा इंटेंशनली, पर्पसली, प्लानिंगली अच्छा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ रखे। फ़ातिमा हसन, फ़िज़ा हसन, रुबाब हसन, ज़ोहरा हसन, सकीना हसन। माशाअल्लाह। और चौथी बेटी हुई तो जना मैंने देग पकवा के ख़ुद
जनाब बाटी और जो जिनको भी मैंने भेजा मोहल्ले में हमसाए में, तो उनको मैंने कहा, पैगाम भिजवाया कि चौथी बेटी की पैदाइश की खुशी में जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि इसके लिए ना क्लैपिंग भी बनती है चौहान साहब के लिए। सर माशाल्लाह आप कुछ भी कर लें, आप जनती हैं सीधे सीधे। चौहान साहब कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, उन्होंने लाइसेंस दे दिया, कुछ भी कर लें। सानी साहबा, आप हमें ये बताएं, आपका एक इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा कि जी सर्कस लगा रहता है, उसको लिंक कर दिया गया कि वो आप असेंबली कार्रवाई के बारे में कह रही थी, उसी बारे में कह रही थी कि नहीं, मैं पीडीएम की बात कर रही थी। अच्छा। और सड़कों पे जो सर्कस लगा हुआ था उनकी बात कर रही थी। तो असेंबली में जाना कैसा लगता है वैसे? असेंबली में मेरे ख्याल से बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और ये थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों वाला काम है, बिकॉज ये लेजिस्लेशन हो रही है और यहाँ पे पढ़ाई का, लिखत पढ़त का हमारे यहाँ ना रिवाज बहुत कम है। हम समझते हैं कि सिर्फ हल्के के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो असेंबली का बिजनेस है वो एक पढ़ा लिखा शख्स जो कानूनी कार्रवाई समझता है, जो बुक्स पढ़ सकता है, जो आर्टिकल्स पढ़ सकता है, जो पाकिस्तान के आइन को जानता है, कॉन्स्टिट्यूशनल समझता है, बिल पास करना या अमेंडमेंट्स लेकर आना, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना लिखत पढ़त की ज़रूरत है। तो यूजुअली जो कल्चर मैंने देखा है कि पुराने सियासतदान ये करते थे कि वो लोग हायर कर लेते थे और उनसे काम करवा लेते थे, लेकिन लकीली पीटीआई जो अब आई है, नई गवर्नमेंट है, तो उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, एजुकेटेड हैं, वो अपना काम खुद अपने हाथों से कर कर तसल्ली होती है। अच्छा, हमारी असेंबलियों में अभी भी लग नहीं रहा होता कि पढ़ा लिखा काम हो रहा है या पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन डेली बेसिस पे जो हम देख रहे होते हैं ना वहाँ पर नहीं, एक्चुअली अब थोड़ा चेंज आ रहा है। अब जो हमारे सीनियर्स हैं उनका एक अपना स्टाइल है, जो यंगस्टर्स अब एक न्यू एंट्री हुई है नए लोगों की, अब वो आपस में दोस्तियां भी हैं दूसरी पार्टियों के साथ। ये देखिए, हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ तो किसी के साथ नहीं होता, लेकिन हाँ नज़रियाती इख्तिलाफ है, तो वो नज़रिया तो बिल्कुल हम लोग बार-बार ना, हम लोग तमाम एंकर्स हम यही सोच रहे होते हैं, यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं 2 पार्टीज 3 पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ और अभी बड़ी खुशगपियाँ हो रही होंगी, जाती लड़ाइयाँ। जमहूरियत कहते हैं ना कि आप साथ बैठे हुए हैं लेकिन आप डिफर करते हैं अपनी ओपिनियन। लेकिन चौहान साहब, इसको एक्टिंग भी कुछ लोग कहते हैं कि जी कि जब अक्सर तस्वीर निकलती हैं हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जी देखें ये मीडिया पे आके क्या कर रहे होते हैं और पीछे देखें ये लोग कितने खुश हैं, तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे कि ये जो सोच है लोगों की? नहीं, मुझे आप ये बताएं, आप एक ख़ानदान के अंदर जाना, सारे इकट्ठे होते हैं, चाचा मामा ताया फुफड़ खाला की औलादें, एक दूसरे की पीठ के पीछे जाना जो हालात होते हैं, तो कभी आप सारे अपना ज़रा एक दफ़ा रिकॉल करें ना ज़हन में। लेकिन जब किसी खुशी कभी में सामने आमने बैठे होते हैं तो कितने जी जान के साथ जनाब, इसी तरह है ना। तो ज़रा पीछे ज़रा गुफ्तगू सुन लेना। अच्छा। सगी बहन की दूसरी बहन की जाना हवाले से जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ, किसी का बच्चा जाना अच्छा प्रमोट हो जाए, किसी का बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, किसी का बच्चा अच्छा कारोबार शुरू कर दे, तो उसके सगा चाचा ताया, उसकी खाला फूफी जो नई जेन मिलता होगा, उसका बच्चा पीछे रह गया हो, वो क्या राय आपस में दे रहे होते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है। पॉलिटिक्स के अंदर भी ये है, जब आप असेंबली के अंदर है, आप मीडिया के अंदर है। अच्छा, मीडिया के वाले से एक बड़ी दिलचस्प बात है, एंकर ये चाह रहा होता है कि वो माहौल बनाए ना, एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच एक की दुम, वो वाला माहौल बना होता है जो। लेकिन इसी जमाने में लोग जनाब स्टेज ड्रामा देखा करते थे, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, फला साहब। अब लोग शौक से टॉक शो देख रहे होते हैं, हर एक अपना अपना फनकार है, किसी का शेख रशीद है, किसी का फयाज चौहान है, किसी का फैसल आबदी है, वो जिधर आ गए रुक गए, उसके दिल का कथारसिस होता है, उधर आके वो शो देखना शुरू। मैं वैसे जाती तौर पे मुझे होता है कि 8 बजे का एक टाइम होता था जब प्राइम टाइम होता था, लोग बैठ के टीवी देखते थे, हाँ नहीं आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स चलते थे, आपके ड्रामे बड़े अच्छे थे, उसमें कुछ मैसेज होता था, सोशल मैसेजेस होते थे और वो बात बड़ी दिल को लगती थी। तो मेरे ख्याल से अब वो टॉक शो से हटके अब दोबारा वो एंटरटेनमेंट चैनल्स 8 बजे का जो ड्रामा वाला टाइम था ना, जो फैमिली सारी इकट्ठी होकर बैठ के देखती थी, वो वापस आना चाहिए। चलें जी, ये बिल्कुल आप इसको देख लें कि ये सारा कुछ एंकर्स के ऊपर डाल दिया गया है। हालांकि जो बहस हो रही होती है वो सियासतदानों की ही हो रही होती है। ईद का दिन है, हम जो है सारे अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, आप तीनों यहाँ पर आए, आपको फिर से ईद मुबारक। इंशाल्लाह एक ब्रेक लेते हैं, सिलसिला टूटा नहीं है, यहीं से जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम एक ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे।
हम वापस आ चुके हैं और यकीनन आप अभी भी ट्यून करके हमारे साथ ही मौजूद होंगे। आप ईद के रंग हमारे संग गुजार रहे होंगे। हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है, नए मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते जाएं आपसे। हमारे साथ फरीहा नकवी मौजूद हैं, शायरा हैं, बहुत ही खूबसूरत शायर जो हैं वो भी आपको शेर भी सुनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। पहला दिन ईद का कैसा गुजरा, आज दूसरा दिन कैसे आगाज़ हुआ? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और आपको भी ईद मुबारक। और पहला दिन बस ईद का एक वबा के दिन है, कुछ ईद की मुसरत, तो मिले जुले जज्बात हैं। तो पहला दिन तो अच्छा गुजरा और दूसरा दिन आप लोगों के साथ मज़ीद अच्छा गुजरा। अच्छा जी, रहमान फारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान फारिस साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम। वेलकम टू शो सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन आपका कैसा गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र जी, आपको सबको ईद मुबारक हो, आपके देखने सुनने वालों को। थैंक यू। ईद का पहला दिन कैसा गुजरा आपका? पहला दिन तो मरीज़ों के साथ गुजरा। अच्छा। यहाँ ऐसा ही गुजरा कि जो हमारे दोस्त डॉक्टर्स दुनिया से रुखसत हो गए कोविड में, 350 के करीब उनके घरों में जाते रहे, उनसे अफसोस अच्छा। करते रहे, क्योंकि दिस इज़ द मिनिमम वी कैन डू फॉर देम, कि उनकी रिकग्नाइज़ करने के लिए जो उनकी कुर्बानी है ताकि हम जिंदा रह सकें, हमने तो इसीलिए जान दी। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी बात है कि ईद के दिन भी उन लोगों को याद रखना जिनको हमने कोविड में खो दिया है, वो प्यारे हमारे जो चले गए हैं, उनको याद करना भी बड़ी बिल्कुल। बात ये है। डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए, इनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए इस वबा के दौरान जो है वो कम है। डॉक्टर साहब, आप ही से फिर बात का आगाज़ करते हैं। रमज़ान बहुत मुश्किल गुजरा, कुछ अरसा तकरीबन 1.25 साल हो गया, बहुत मुश्किल गुजर रहा है। हमारी ईद है, लोग घरों में बैठे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है, आप लोग भी कह रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ईद घर में बैठ के कैसे गुजारें? हम तो बोर हो जाते हैं। आपका प्रोग्राम देख के गुजार रहे हैं। अच्छा। तो नहीं हो रहे मेरा ख्याल है। देखें, ईद अभी ये कोई पहली ईद नहीं है कि इस तरह हम गुजार रहे हैं, पिछली भी ऐसे ही गुजरी थी। और अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम दुआ करें कि हम अगली ईद देख सकें, क्योंकि जो हालात हैं ज़ाहिर है ये बहुत सीरियस हैं। जो हमारे दरमियान लोग थे पिछली ईद पे, वो अब बहुत सारे नहीं रहे, तो हमें भी कोई गारंटी नहीं कि हम अगली ईद तक रहेंगे या नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो जाहिर है कि ये वक्त तो है अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने का, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो डिक्टेट कर रही है कि हम अपने आप को महदूद करें, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बानी दें, बजाय जानों की कुर्बानी देनी पड़े। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये ईद तो डेडिकेट, जैसे हमने पहले भी कहा, कि उनको करनी चाहिए जो मर गए, और उनको याद करना चाहिए, उनको दुआ देनी चाहिए कि आज हम जिंदा हैं। अच्छा फारिस भाई, शायरों के हवाले से कहते हैं कि जी के शायर तो दुखी रहते हैं, उनको क्या पता खुशी क्या होती है, मुस्कुराहट क्या होती है। आपकी हम शायरी पढ़ें, आपको हम सुने तो हमें लगता है कि ये शायर तो बहुत मुस्कुराता हुआ शायर है। ये बात कितनी गलत है कि शायर हर वक्त बेचारा दुखी रहता है? नहीं हमजा, अब आप देखिए कि डूम और ग्लूम और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के इस दौर में आप लोगों के चैनल की इंतज़ामिया ने कैसे रंगोबू का एहतमाम किया है, कैसे खिले खिले चेहरे नज़र आ रहे हैं, और ये आप एक सवाब का काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि किसी तरह भी कार्य सवाब से कम नहीं है कि ईद की इन छुट्टियों में आप एंटरटेनमेंट के ऐसे ज़राए पेश कर रहे हैं कि लोग घरों पे रहने पे मजबूर हो जाएं। इस कदर खूबसूरत और देखने वाला सेट और ये सब एहतमाम। जहाँ तक बात है शायरी का, तो ये एक क़िस्सा फरसूदा हो चुकी बात, ये एक दिस इज़ अ फॉरगॉटन मिथ नाउ, कि एक शायर को हमेशा मफलूकुल हाल और सरबा रहना और बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि जैसे उसके हुलिये से 10 दिन का भूखा और 10 दिन का कहत साबित होता हो। वो बात पुरानी हो चुकी है। अब तो शायर एक बहुत प्रैक्टिकल शख्स है, वो कार्य रोज़गार के हवाले से, अपनी प्रैक्टिकलिटी के हवाले से उतना ही एक्टिव, उतना ही मोतबर, मोहतरम, मुस्नद समझा जाता है जितना कि एक और किसी फील्ड का शख्स। उसके साथ जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, मेरा पैशन जो है वो शायरी है और मेरा प्रोफेशन जो है वो सिविल सर्विस है। हाँ जी। अब ये दोनों एक दूसरे को किस तरह कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये आपको सोचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर उदासी की कैफियत होती है तो वहाँ कोई उदास गज़ल आ जाती है, जहाँ पर थोड़ा एक तरंग उमंग की कैफियत होती है तो वहाँ पे एक अच्छा, अगर कोई शायर ऐसा है जो बड़ी मोहब्बत भरी शायरी करता है तो उसके पीछे भी कहा जाता है कि उसको मोहब्बत ज़रूर हुई होगी या फिर वो मोहब्बत में चोट खाए हुए होगा। क्या इसमें भी कोई सदाकत है? इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए और होती है, लेकिन ये लाजमी बात नहीं है कि वो किसी चेहरे से ही हो, किसी मंजर से हो सकती है, किसी अच्छे सुर से हो सकती है। तो एक अच्छे मिसरे से, एक अच्छी सतर से, एक अच्छे रंग से, एक अच्छी खुशबू से, इत्र से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। अच्छे मिसरे भी सुनेंगे, अच्छे अशार भी जो हैं आपसे सुनेंगे,
फरिया हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों की ये भी ख़ास बात है कि दोनों जो हैं ये CSP ऑफिसर्स हैं। अब ये क्या हुआ, माजरा क्या हुआ, फिर फरीहा कस्टम में है, एक और इनके साथ हमारी शायरा जुड़ती हैं, तो हम फिर उनके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। फरिया, हमें ये बताएं, क्या जो परवीन शाकिर साहिबा हैं उनके साथ आपको जोड़ा जाता है, कहा जाता है, आपको महसूस कैसा होता है कि जी मैं इतनी बड़ी शायरा के साथ मुझे जोड़ा जा रहा है, तो कैसा फील करती हैं आप? देखिए, बात ये है हमज़ा कि मेरा शुरू से इस बात पर ईमान है कि हर शख्स की एक अपनी इनफरादियत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम मोहतरमा परवीन शाकिर की बात करें तो एक डेफिनेटली हमारे लिए एक इंस्पिरेशन तो वो बिल्कुल हैं। शायरात में उनका मकाम, फिर उनकी अचीवमेंट्स, उनकी आप जहानत देख लें उस साइड पे, उनकी पर्सनालिटी, उनका शायरी में काम, वो सब अपनी जगह पे है। जोड़ा शायद इसलिए जाता है कि हमारे यहाँ अमूमन ये देख लिया जाता है कि जो भी पोइटिक फिगर ज़रा मंजर आम पे है ना, तो नया आने वाला कोई भी होगा तो हम उसको कहते हैं ये तो बड़ा गालिब है, ये तो ऐसे है, तो हम एक वो स्टैंडर्ड रख लेते हैं, उसके मुताबिक करते हैं। उसमें फिर वो एक बहुत जनरल परसेप्शन होती है। उसमें फिर हम ये भूल जाते हैं कि इनका काम किस नौइयत का है, किसकी क्या डायमेंशन है। ये तो फिर कोई प्रॉपर तनकीद निगार अगर देखे तो वो है, तो ये एक एजाज़ की बात तो है, मगर ये है कि ज़ाहिर है जब परवीन के काम को आप देखते हैं तो आप एक अलग तरह का काम देखते हैं, तो ये सब की अपनी अपनी इनफरादियत है। अच्छा प्रिया, CSP ऑफिसर होना और दूसरी तरफ शायरी की तरफ आना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, किस तरीके से आप इन दोनों को लेकर चल रहे हैं? अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि हम देखें तो सिविल सर्विस जो है वो शोरा से उदबा से भरी पड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर है एक जो अदीब है, एक शायर है, वो हसास दिल रखता है और एक जहानत रखता है, उसके पास दिमाग भी है, उसके पास दिल भी है, तो मुझे लगता है इतना अच्छा कॉम्बिनेशन तो सिविल सर्विसेज के लिए होना चाहिए। तो ये एक बहुत आसान रहता है मेरे लिए भी, और बाकी अब रहमान फारिस साहब भी इस पर बात करेंगे कि शोरा के लिए तो ये आसान है और ये बहुत इसको हम एंजॉय भी करते हैं इस कॉम्बिनेशन को। अच्छा, शायरों से हम पूछते हैं, फारिस भाई चले, ये तो बड़ी संजीदा शायरी के बारे में बहुत संजीदा बातें होती है, तो बहुत ही अजीब किस्म की दाद आपको मिली हो, आप शेर पढ़ रहे हो और ऐसी दाद मिली हो जब दिल किया हो कि भाई मैं शेर छोड़ूं, मैं तुम्हें पकड़ लूं। जी, असल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के ख़ास फजलो करम से नेशनल और इंटरनेशनली कोई माशाल्लाह 27 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हो चुका है मुशायरों की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं यूरोप के, US के, इंडिया में 5-6 बार जा चुका हूँ, तो और नेशनल मुशायरों के तो हैं ही, लेकिन मुझे एक ह्यूस्टन का एक वाक़या नहीं भूलता। वो एक साहब कोई मुअम्मर से थे, होंगे अपनी 90s में, अचकन और पाजामा पहन कर आए हुए थे वाइट कलर का। तो दूर बैठे, जब सब मजमा खामोश हो जाता तो वो ताली पीटने लगते थे। अच्छा। तो उसके बाद मुशायरा ख़त्म हुआ तो बाद में मेरे पास आए और मैंने कहने लगे कि मियाँ मैं तुम पे 302 करवा रहा हूँ। मैंने कहा सर ह्यूस्टन में तो नहीं होती 300। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों करवा रहे हो? कहने लगे अगर मैं इतना अच्छा शेर था सुन के फौत हो जाता दाद। क्या बात है। मैंने कहा सर आप प्लीज़ अभी फौत ना हो, आपकी ज़रूरत है हमें। फरिया को भी मिलती होंगी ऐसी दाद वसूल आप करती होंगी, कैसी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ भी फरिया पेश आया? अच्छा, मेरा मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, मगर मुझे हमेशा रहा कि दाद बहुत शोर मचा कर नहीं देनी चाहिए। और वो बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि मुशायरा पढ़ी थी, ज़ाहिर है हर तरह के मजमे के साथ आपको फेस करना पड़ता है, तो नज़म पढ़ते पढ़ते वो उदास सी नज़म है, मैं भी उसकी लय में हूँ और वो ऑडियंस में से एकदम वो आ गया, आई लव यू मैम। तो मैंने फिर आगे से उनको शेर सुनाया कि आह ना भर सकें तो आप वाह से काम लीजिए, आह ना भर सकें तो आप वाह से काम लीजिए, शेर पे सीटियाँ नहीं, दर्द पे तालियाँ नहीं। क्या बात है, बिल्कुल बरसगीर पाको हिंद में वैसे आह और वाह से ही दाद दी जाती है और हम उसको ही पसंद करते हैं। कोई शेर और शायरी सुननी भी चाहिए, होनी चाहिए। डॉक्टर साहब की दिल की अक्कासी करती हुई कोई शायरी सुनाइए। डॉक्टर साहब इस वक्त जिस प्रोफेशन में हैं, तो ये मौजूदा सूरत हाल पे एक अपील को मैंने नज़म किया है कुछ शेरों की सूरत में। फरिया देखना कि दिल को दरूने खाना ही बहलाओ घर रहो, दिल को दरूने खाना ही बहलाओ घर रहो, तुमको कसम है भीड़ में मत जाओ घर रहो, जिंदा रहे तो यार बहुत महफिलें बहुत, जिंदा रहे तो यार बहुत महफिलें बहुत, फिलहाल मेरे अंजुमन आराओ घर रहो। क्या बात है, बहुत अच्छा। माना के ईद मिलना भी दस्तूर है मगर, माना के ईद मिलना भी दस्तूर है मगर, सीनों से लग के मौत ना फैलाओ घर रहो। वाह 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 वाह, क्या बात है। और चौखट ना पार करना कि बाहर है कत्ले आम,
चौखट न पार करना के बाहर है कत्ले आम, गलियों में चल रही है अजल दाओ घर रहो। भाई क्या बात है। गलियों में चल रही है अजल दाओ घर रहो। मोहब्बत के हवाले से एक शेर के महबूब को भी लेके मरोगे तुम अपने साथ, हाय हाय हाय। महबूब को भी लेके मरोगे तुम अपने साथ, गर इश्क है तो इश्क न जतलाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह, इश्क न जतलाओ। दरियाए खूं है करियाओ बाजार में रवां, दरियाए खूं है करियाओ बाजार में रवां, तह करके रख दो यारो अभी नाओ, तह करके रख दो यारो अभी नाओ घर रहो। और मक्ता है कि फारिस हमें भी शौक़ मुलाकात है मगर, फारिस हमें भी शौक़ मुलाकात है मगर, पूरे करेंगे बाद में सब चाओ घर रहो। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाद में सब चाओ घर रहो, दिल को दरूने खाना ही बहलाओ घर रहो, तुमको कसम है भीड़ में मत जाओ। क्या बात है, क्या बेहतरीन मैसेज है इसमें। और अगर इस मैसेज के बाद फारिस भाई मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे कोई मसला लग रहा है, शेर बेवजन है आपका, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फिर तो वो शेर ही सुनाएंगे अपने ताज़ा। अब भाई वो कुछ जादूगर, कुछ साहिर ऐसे होते हैं कि वो अपने सहर तारी कर देते हैं अपनी गुफ्तगू से। तो मैंने तो बावज़न जवाब भी दिया था जो कि उन तक पहुंचा भी। और बड़े वैसे अफसोस की बात है, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से दोबारा ये कहना चाहूँगा कि तारिक अज़ीज़ तक से असर हाज़िर तक का सफ़र जो है ये इसका दूसरा नाम ज़वाल है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे कॉम्पेयर और एंकर को भी मेन स्ट्रीम मीडिया अपने प्राइम टाइम में जगह दे रहा है, कि जिन्हें शेर व अदब से न सिर्फ ये कि शगफ़ और दिलचस्पी है बल्कि पूरा दरक और पूरा एहसास रखते हैं। वो वज़न बहर काफ़िया और रदीफ। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका शेर बेवजन था। मैं इस तारीफ के बाद भी उसको दादी समझता बावजन नहीं कहूँगा। फरीहा से सुनते हैं। फरीहा, घर से हम बाहर आ गए हैं और हमने बाहर आके जो है ना कुछ इश्किया बावजूद इतने अच्छे शेर, बावजूद इतने अच्छे कलाम किया फिर भी बाहर आ गए। अता कीजिए। अच्छा, 2 शेर तो जो आपने कहा मैं उन्हीं से आगाज़ करती हूँ। कोई मैदान में अगर आए, वाह, कोई मैदान में अगर आए, हक तो ये है उठा के सर आए। कोई मैदान में अगर आए, हक तो ये है उठा के सर आए, आपको मुंह नहीं लगाया तो आप बहुतान पर उतर क्या बात है, वाह 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 वाह। और एक गज़ल से कुछ अशार हैं। खो देने का, दिल भरने का, थक जाने का खौफ, खो देने का, दिल भरने का, थक जाने का खौफ, एक तेरे होने से चखा कैसा कैसा खौफ। वाह, क्या कहने। वाह। तुम थे लेकिन 2 हिस्सों में बटे हुए थे तुम। तुम थे लेकिन 2 हिस्सों में बटे हुए थे तुम, आँख खुली तो बिस्तर की हर सिलवट में था खौफ। हम दोनों के सामने बहता वक्त आईना था, मुझको इसने ख्वाब दिखाए तुझे दिखाया खौफ। हम दोनों के सामने बहता वक्त आईना था, मुझको इसने ख्वाब दिखाए तुझे दिखाया खौफ। सलामत रहो। इस रास्ते पर मुझसे पहले कोई नहीं आया, एक अनोखी सरशारी है एक अनजाना खौफ। क्या बात है। इसीलिए तो संभल संभल कर कदम उठाती हूँ, इतनी बुलंदी से रहता है गिर जाने का। वाह वाह वाह। इसीलिए तो संभल संभल कर कदम उठाती हूँ, इतनी बुलंदी से रहता है गिर जाने का खौफ। वक्त की आंधी ले उड़ती है कैसे कैसे लोग, सोच के दिल को खौफ आता है अच्छा खासा खौफ। वाह वाह वाह, क्या बात है। वक्त की आंधी ले उड़ती है कैसे कैसे लोग, सोच के दिल को खौफ आता है अच्छा खासा खौफ। अब खिड़की पर लगी हुई हर आँख से झांकता है, इस बारिश में आखिरी पत्ता गिर जाने का खौफ। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन शायरी हमने सुनी है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमने गाना भी सुनना है। हमने करिश्मा एक तो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें जो है ढोल बेहतरीन जो है ये प्ले करती हैं, बजाएंगी और हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहुत ईद मुबारक हो आपको करिश्मा। अच्छा, वैसे लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि ढोल बजाना, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़। पैशन जब हो तब कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अच्छा, तो कब से बजा रही हैं आप ढोल?
3-4 years हो गए हैं। 3-4 years। अब मेरे ख्याल में अरिश्मा से भी कुछ अरिश्मा से हम क्यों नहीं सुनेंगे? अरिश्मा से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत मुश्किल काम है, इतना ढोल आप उठाएंगी कैसे? और मुझे तो इतनी ये समझ आपकी नहीं सेहत आती। नहीं है अरिश्मा जितना भारी ढोल है। सब मुझे यही कहते हैं। चले फिर हम देखते हैं। जी श्योर। क्या वाह, बात है, बहुत वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था हमजा ने अपने हाथ फ्री किए हैं, कार्ड्स वगैरह नीचे रखे, मुझे लग रहा था अभी भंगड़ा शुरू होने लगा हमजा का। पंजाबी होने और के हमजा नाते जाने ना लगे। बहुत ज्यादा आपका दिल कर रहा होता है ना, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। मैंने बहुत। शाल से बोला भी कि मेरा साथ देगी कि नहीं देगी। शाल ने कहा चुप करके यहीं पे बैठे हाँ। तो सारे उस मूड में थे और ईद को एंजॉय भरपूर कर रहे थे। हम अपने मेहमानों का, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जो आ जाए। दूसरे दिन की ईद है आज, आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। घर में रहते हुए हम आप लोगों से इजाज़त लेंगे। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना घर में रहते हुए अपनी ईद को गुजारिएगा अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ, और बाहर कहीं मत जाइएगा। SOPs को फॉलो करते हुए जाइएगा अगर बहुत ज़रूरी भी आपको जाना हो, वरना घर में अच्छे अच्छे पकवान पकाएं और घर वालों के साथ और एंजॉय अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल करे बाहर जाने का तो फारिस भाई की रिदीफ आपने याद कर लेनी है। घर रहो तो घर में रहना है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।